We have wailed emergency. Judges often lack spine. Writing new constitution at this time impossible. ये वर्ड्स इंडिया के ग्रेटेस्ट लिविंग एक्सपर्ट से आए हैं. He is internationally recognized jurist, a senior advocate in the Supreme Court since 1971 और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. फली नरीमन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नोटेड एक्सपर्ट है. अपनी बुक यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन की पब्लिकेशन को मार्क करते हुए फली नरीमन ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और ऑपोजिशंस पर कुछ कमेंट्स किए हैं. सवालों के बीच नरीमन से सुनने को मिला कि इस एटमॉस्फेयर में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इम्पॉसिबल होगा, जो हालात अभी देश में चल रहे हैं. He said, the spirit of tolerance and accommodation which is necessary for writing a constitution is missing. इंटरव्यू शुरू होते ही उनसे पूछा गया कि उनकी बुक में चैप्टर 3 द प्रीएम्बल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा गया है, जहाँ कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोगों की माने तो इंदिरा गांधी ने इसे कंट्रोवर्शियली अमेंड भी करवाया है. तो उनके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इस पे फली नरीमन ने जवाब दिया कि प्रीएम्बल तुम्हें आइडिया देता है कि क्या अचीव करना है. सुप्रीम कोर्ट में प्रीएम्बल को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. जब वो ये जवाब दे रहे थे तो इंटरव्यूअर ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा कि आपका कहने का मतलब है कि प्रीएम्बल कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ये फ्रेमर्स की इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है. जिसपे नरीमन ने पॉजिटिव रिप्लाई किया. उनके ऐसा कहते ही उनके सामने करंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक सवाल रखा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के मन में इंडिया उनकी फर्स्ट चॉइस था. एज इट इज सेड वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रीएम्बल एंड नॉट भारत. तो नरीमन ने इस पर साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप प्रीएम्बल को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इट इज इंडिया एंड हिंदी वर्जन में वो भारत है. फली नरीमन ने कोट किया था दैट इट्स द वे जजेस हैव इंटरप्रेटेड एंड हेल्प्ड सस्टेन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैड बीन फ्रेम्ड for only 350 million people, most of whom are not even alive today. That is one of the ways in which a written constitution is made to grow into a dynamic living document. उनके इसी कोट को जब एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि ये एक ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम और आज के इश्यूज के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि ये एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है. He said, literalistic interpretation as is the present fashion in the United States Supreme Court is not something he endorses or subscribes to. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब बात यहाँ पहुंची कि जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन किस वे में इंटरप्रेट करना चाहिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नाम का जिक्र हुआ. उनसे जब गोगोई के कमेंट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया तो नरीमन ने रिप्लाई किया कि सबके पास अपना व्यू रखने का इंटाइटल है, लेकिन गोगोई का व्यू गलत है. उन्होंने बताया कि केशवनंदा भारती 1973 के केस में बहुत ही नैरो मेजॉरिटी के साथ मैटर को डिसाइड किया गया था इन द बेंच ऑफ 13 जजेस. उसके बाद चीफ जस्टिस रे ने 1975 में एक एंटायरली न्यू 13 जजेस बेंच में इसे रिकंसीडर करने का सोचा. नरीमन gave a fascinating details of how under the Chief Justice Ray in 1975 a bench was set up to reconsider the basic structure doctrine of 1973, but after 2 days of hearing was dissolved without explanation. सिरवई को कोट करते हुए उन्होंने बताया कि बेंच डिसॉल्व हो गया क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रे ने रियलाइज किया कि 13 में से 12 जजेस फर्मली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सपोर्ट में थे और वो एक ही माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाते. इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए फली नरीमन से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी डिस्कशन की गई. उनसे पूछा गया वुड वन नेशन वन इलेक्शन ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर बिकॉज इट रिक्वायर्स स्टेट असेंबलीज टू सिंक्रोनाइज विद द लोकसभा. इस पे उन्होंने कहा कि वो कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट टास्क है गवर्नमेंट के लिए टू होल्ड सच इलेक्शंस, क्योंकि इतने बड़े इलेक्शंस के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए और इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास पर्सनल्स नहीं है. उन्होंने हिंट किया कि इसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर का ब्रीच हो सकता है. फली नरीमन ने अपनी बुक में कोट किया है, We will never be able to piece together a new constitution in the present day and age simply because
innovative ideas, however brilliant and howsoever encouragingly expressed in consultation papers and reports of commissions, can never give us an ideal constitution. In constitution making, there are hidden forces that must not be ignored, namely the spirit of persuasion, of accommodation, and of tolerance. In India, as in the rest of the world, all three are at very low ebb today. इसे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में हम में स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस लो हो गई है। कुछ भी अगर ऑफिशियल व्यू या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के व्यू के कॉन्ट्रेरी जाता है तो मैं उसे नहीं मानूंगा। किसी के व्यू को एकोमोडेट करने की स्पिरिट नहीं है। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का होना एसेंशियल है। ही सेज ऑपोजिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज इट्स ड्यूटी टू अटैक द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर्स। आज के समय में जहां ऑपोजिशन को एनिमीज की तरह देखा जाता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना इम्पॉसिबल है। ही ऑल्सो एड्स द ऑपोजिशन हैज नो राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इन द सेंस ऑफ मेकिंग पार्लियामेंट बैरन और अनप्रोडक्टिव। उन्होंने जजेस के रोल को भी डिफाइन किया सिटीजन्स के राइट्स को डिफेंड करने में। उनकी बुक में कोटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के वर्ड्स, "A constitutional democracy can survive when citizens have an undiluted assurance that the rule of law will protect their rights and liberties against any invasion by the state and that judicial remedies would be available to ask searching questions and expect answers when a citizen has been deprived of these most precious rights." ये पढ़ते हुए इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन पे खड़ा उतरता है। 2019 में कोर्ट ने कश्मीर में हेबियस कॉर्पस केसेस को इग्नोर किया था। 2020 में टेंस ऑफ मिलियन वर्कर्स के पुकार को लॉकडाउन के वक्त कोर्ट ने अनसुना कर दिया। कोर्ट ने CAA और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट केसेस पर भी आंख बंद कर ली। और बस यही नहीं, जुडिशियल सिस्टम के अंदर बेल मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के वर्ड्स बस रेटोरिक हैं? इस पे फली नरीमन ने कहा कि कुछ जजेस सिटीजन्स के राइट को डिफेंड करते हैं और कुछ नहीं। जब इंटरव्यूअर ने क्वालिटी ऑफ जजेस की बात की तो नरीमन ने कहा कि ये ऑर्गन ऑफ अपॉइंटमेंट्स का पार्ट है। जजेस कोलोजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं, जो कि फिर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब सॉल्व होना चाहिए और ये तभी होगा जब जो भी ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस संभाल रहा है वो ये एज्यूम करे कि उसे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए कुछ करना है। इंटरव्यूअर ने कुछ रीसेंट कोलोजियम रिकमेंडेशंस, ओवरनाइट ट्रांसफर्स और जस्टिस मुरलीधर के इंस्टांस देते हुए नरीमन से सवाल किया कि क्यों जजेस या फिर कोलोजियम सिस्टम गवर्नमेंट से फाइट बैक नहीं करता और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हेल्ड नहीं करता जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली अप्रूवल और अथॉरिटीज देने से मना कर देती है। जजेस खुद अपने राइट्स के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकते? क्या वो गवर्नमेंट से डर रहे हैं? इस पे नरीमन का कहना था कि जजेस कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, नोबडी कैन डू सो। उन्होंने इंग्लैंड की एक थ्योरी को कोट किया विच सेज जजेस अंडर द थ्रोन। उनका कहना था कि कुछ जजेस अंडर द थ्रोन है, दे लैक स्पाइन। कॉन्स्टिट्यूशन को जितना डैमेज जजेस नहीं करते उतना गवर्नमेंट करती है। तो हमारी अब की गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी, इसके बारे में बात करते हुए फली नरीमन ने इमरजेंसी के वक्त को याद किया कि तब कितनी बैड गवर्नेंस थी। उन्होंने कहा, द सिचुएशन टुडे इज लाइक द इमरजेंसी ऑफ 1975, एक्सपेक्ट बिहाइंड अ वेल। However, he agreed that one critical difference between the situation today and during the emergency of Indira Gandhi's time is that today there is an anti-Muslim, anti-minority mood prevailing, if not increasing in the country. Nariman said, this does not gel with the India's prominence in the world affairs. इन्हीं सारे कुछ common questions और recent happenings पर अपने views बताते हुए he concluded the interview. उनका व्यू पॉइंट हमें उनकी बुक You Must Know Your Constitution में पढ़ने को मिल ही जाएगा। But what are your views on these questions? Please share with the Law Chakra.